आज की इस गहरी चर्चा में उन सभी लोगों का स्वागत है जो हर दिन कुछ नया सीखने और दुनिया को थोड़े बेहतर तरीके से समझने की जिज्ञासा रखते हैं। और आज का हमारा विषय सच में मतलब सिर्फ कोई आम खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो हमारे देश के भविष्य का पूरा खाका तैयार करने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सेंसस 2027 के बारे में। यानी 2027 की जनगणना। सही कहा। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की है। हमारे सामने जो स्रोत हैं, जिनमें कई आर्टिकल्स और रिसर्च नोट्स का एक बहुत बड़ा स्टैक शामिल है, उन्हें खंगालने के बाद हमारा आज का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। मिशन ये समझना है कि कैसे दशकों से चली आ रही कागजों वाली लाल फीताशाही और मोटी मोटी फाइलों वाली ये पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल रूप लेने जा रही है। एग्जैक्टली। और सबसे अहम बात यह है कि ये नया डिजिटल डेटा भारत के आने वाले कल को कैसे आकार देगा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली गिनती नहीं है। बिल्कुल। इस चर्चा की शुरुआत में ही इस महाअभियान के पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, स्केल बहुत बड़ा है। जब हम जनगणना की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में ये दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या गिनने का अभियान होता है। 1.25 अरब से भी ज्यादा लोगों की सटीक जानकारी जुटाना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अगर हम इतिहास देखें तो जनगणना हमेशा से एक बहुत ही मुश्किल और भारी संसाधनों वाली प्रक्रिया रही है। लाखों कर्मचारी, करोड़ों पन्नों के फॉर्म और घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करना, फिर उस जानकारी को मैनुअल तरीके से एक एक करके रजिस्टर में दर्ज करना, इसमें सालों लग जाते थे। हाँ, वो जो पुरानी व्यवस्था थी। लेकिन 2027 का ये सेंसस इस पूरी पुरानी व्यवस्था को बदलने वाला है। ये सिर्फ मतलब आंकड़ों को जोड़ने घटाने का खेल नहीं है, ये एक नए और आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव है। और जब मैं इन रिसर्च नोट्स को पढ़ रहा था तो मेरी नजर सबसे पहले इसके एक बहुत ही अनोखे और रचनात्मक हिस्से पर गई। आप उन मैस्कॉट्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। इस बार की जनगणना के लिए 2 शुभंकर, या जिन्हें मैस्कॉट कहते हैं, वो लॉन्च किए गए हैं। इनके नाम है प्रगति और विकास। आमतौर पर सरकारी प्रक्रियाओं के नाम पर हमारे दिमाग में नीरस से नियम और कानून आते हैं, या फिर सरकारी दफ्तरों की वो धूल भरी फाइलें। सही बात है। लेकिन एक राष्ट्रीय जनगणना के लिए मैस्कॉट का इस्तेमाल करना सच में एक बहुत ही ताज़ा विचार है। ये दोनों मैस्कॉट क्रमशः महिला और पुरुष गणनकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी उन लोगों का जो असल में फील्ड में उतरकर डेटा इकट्ठा करेंगे। हाँ, जो घर घर जाएंगे। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण कार्टून चित्र या सिर्फ सजावट के लिए बनाया गया डिजाइन नहीं है। तो इसका कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक संदेश है। जब प्रगति और विकास को एक साथ खड़ा किया जाता है तो ये लैंगिक समानता को, जेंडर इक्वालिटी को बहुत मजबूती से स्थापित करता है। दोनों की बराबर भागीदारी। एग्जैक्टली। इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के कार्य में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी को एक प्रतीक के रूप में दिखाना, ये वर्कफोर्स में महिला सशक्तिकरण पर एक स्पष्ट जोर है। मतलब ये बताना कि कोई भी बड़ा काम महिलाओं के बिना अधूरा है। हाँ, ये बताता है कि देश का निर्माण हो या देश की गिनती, दोनों ही बिना महिलाओं के समान योगदान के पूरी नहीं हो सकती। ये प्रतीकात्मक रूप से एक बहुत बड़ा कदम है। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो प्रतीकों का समाज पर हमेशा से बहुत गहरा असर रहा है। बिल्कुल रहा है। जैसे बड़े खेल आयोजनों में मैस्कॉट एक ऊर्जा और विजन लेकर आते हैं, वैसे ही प्रगति और विकास उन लाखों फील्ड वर्कर्स का चेहरा बन गए हैं जो इस महाअभियान को सफल बनाएंगे। सही कहा। जब कोई इन शुभंकरों को देखेगा तो उसे एहसास होगा कि ये सिर्फ एक सरकारी काम नहीं है, बल्कि इसमें पूरे समाज की बराबर हिस्सेदारी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार ये राष्ट्रव्यापी जनगणना पूरी तरह से डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके होने वाली है। यानी 100% पेपरलेस। हाँ, 100% पेपरलेस प्रशासन। ये ई गवर्नेंस का एक ऐसा उदाहरण है जिसकी कुछ सालों पहले तक हम सिर्फ कल्पना कर सकते थे। 100% डिजिटल होने का सीधा सा अर्थ है कि पूरी प्रक्रिया से कागज का बोझ लगभग खत्म हो जाएगा, जो कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा और मैं कहूंगी क्रांतिकारी बदलाव है, वो है सेल्फ एन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट। सेल्फ एन्यूमरेशन? हाँ, इस बार नागरिकों के पास एक सुरक्षित वेब पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी खुद भरने का विकल्प होगा। अच्छा, मतलब फील्ड वर्कर के आने से पहले ही?
बिल्कुल। किसी फील्ड वर्कर के आपके दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही कोई भी व्यक्ति उस वेब पोर्टल पर जाकर अपने परिवार का पूरा विवरण खुद दर्ज कर सकता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे पहले हमें बैंक के छोटे छोटे कामों के लिए बैंक की शाखाओं में जाकर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। हाँ, पासबुक एंट्री के लिए लंबी लाइनें। फॉर्म भरो, फिर क्लर्क को दो और फिर पासबुक अपडेट होने का इंतजार करो। लेकिन अब बैंकिंग एप्स के आने से हम अपने फोन से ही मिनटों में सब कुछ कर लेते हैं। सही एनालॉजी है। सेल्फ एन्यूमरेशन सुनकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हम्म। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या भारत जैसे देश में जहाँ डिजिटल साक्षरता अभी भी हर जगह एक समान नहीं है, ये वास्तव में काम करेगा? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, उनका क्या होगा? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सवाल है, और यही कारण है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से सिर्फ सेल्फ एन्यूमरेशन पर निर्भर नहीं है। तो कोई बैकअप प्लान है? हाँ, ये एक हाइब्रिड मॉडल होगा। जो लोग तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम है, वे अपना डेटा खुद दर्ज कर देंगे। ठीक है। इससे होगा ये कि फील्ड वर्कर्स पर से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। उनका समय बचेगा। एग्जैक्टली। जब करोड़ों लोग अपनी जानकारी पहले ही भर देंगे, तो गणनकर्ताओं को सिर्फ उन इलाकों या उन परिवारों पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जहां लोग खुद ये काम नहीं कर सकते, या जहां इंटरनेट की पहुंच अभी भी सीमित है। बिल्कुल। इससे समय की भारी बचत होगी। और इसका एक और बहुत बड़ा तकनीकी फायदा है, डेटा की सटीकता। डेटा की सटीकता से आपका मतलब है कि बीच में जो गलतियां होती थीं वो कम हो जाएंगी? बिल्कुल। जब एक फील्ड वर्कर किसी से सवाल पूछता है और उसे कागज पर लिखता है, तो स्पेलिंग की गलती या किसी जानकारी को ठीक से ना समझ पाने की गुंजाइश हमेशा रहती है। हाँ, नाम की स्पेलिंग तो अक्सर गलत हो जाती है। और फिर उस कागज से डेटा को कंप्यूटर में डालते समय टाइपिंग की भी गलतियां होती हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन का एक पूरा चक्र है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाने में डेटा बदल जाता है। सही कहा। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी जानकारी खुद टाइप करेगा, तो वो अपना नाम, अपनी उम्र और अपना पता बिल्कुल सही भरेगा, क्योंकि उसे अपनी जानकारी सबसे अच्छी तरह पता है। हाँ, इस प्रक्रिया से बीच की वो परतें हट जाती हैं जहां गलतियां होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, जिससे अंतिम डेटाबेस कहीं ज्यादा सटीक और विश्वसनीय बनता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मेरा मतलब है, हम इतनी सटीकता, इतने बड़े डिजिटल बुनियादी ढांचे और करोड़ों लोगों की भागीदारी की बात कर रहे हैं। ये सब सिर्फ ये जानने के लिए तो नहीं हो सकता कि देश में कितने लोग रहते हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़े रणनीतिक विजन का हिस्सा है और इसे 2 अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाना है। ये 2 चरण कौन से हैं और इनका असली मकसद क्या है? इस विशाल प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 2 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है हाउस लिस्टिंग। हाउस लिस्टिंग, इसमें क्या होता है? इसमें घरों, इमारतों और उनके बुनियादी ढांचे की गिनती की जाती है। अच्छा, सिर्फ इमारतों की? इमारतों की और सुविधाओं की। ये समझा जाता है कि लोग पक्के मकान में रह रहे हैं या कच्चे मकान में, उनके पास पीने का पानी घर के अंदर है या बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, बुनियादी ढांचा समझ आ गया। और दूसरा चरण? दूसरा चरण है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जिसमें असल में लोगों की गिनती होती है। मतलब परिवार के सदस्य, उनकी उम्र वगैरह? हाँ, और उनके सामाजिक आर्थिक हालात, शिक्षा और रोजगार का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। ये तो बहुत डिटेल में है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें, तो हमें ये समझना होगा कि इस पूरे अभियान को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा गया है। विकसित भारत 2047 यानी जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। बिल्कुल। तो क्या ये जनगणना उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक रोड मैप तैयार करेगी? एकदम सही। देखिए, कोई भी देश सिर्फ नारों से विकसित नहीं होता। सही बात है, जमीनी काम जरूरी है। उसके लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, जिसे हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। बिना डेटा की नीतियां कैसे बनेंगी? जब तक सरकार के पास ये सटीक डेटा नहीं होगा कि देश के किस हिस्से में शिक्षा का स्तर क्या है, कहाँ रोजगार के अवसर कम है या कहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है, हाँ, तब तक नीतियां बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये 100% डिजिटल सेंसस उस विकसित भारत के निर्माण के लिए सबसे प्रामाणिक और मजबूत नींव का काम करेगा। एक तरह से बेसलाइन सेट हो जाएगी। बिल्कुल। ये सरकारों को बताएगा कि अगले 25 सालों में उन्हें अपनी ऊर्जा और संसाधन कहाँ लगाने हैं। ये बात तो बहुत साफ हो गई कि ये भविष्य का ब्लूप्रिंट है। लेकिन जो लोग ये चर्चा सुन रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा। वो सो जाओ फैक्टर वाला सवाल। एग्जैक्टली।
ये जो सो व्हाट फैक्टर है कि आखिर इस सारे डिजिटल तामझाम का एक आम इंसान की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर कैसे पड़ेगा? असर बहुत गहरा होगा। हमारे रिसर्च नोट्स में इसके 3 सबसे प्रमुख और सीधे प्रभाव बताए गए हैं। अगर हम राजनीति और गवर्नेंस के चश्मे से देखें तो सबसे पहला बिंदु है परिसीमन, या जिसे डेलिमिटेशन कहते हैं। हाँ, ये एक भारी भरकम शब्द है, लेकिन आम चुनाव और हमारे वोट की ताकत से इसका क्या लेना देना है? परिसीमन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया है। सरल शब्दों में कहें तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा या विधानसभा के चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। सीमाओं को फिर से तय करना? क्यों? मान लीजिए एक शहर है जहां पिछले 15 सालों में औद्योगिकरण की वजह से लाखों लोग काम की तलाश में आकर बस गए हैं। हाँ, ऐसा बड़े शहरों में अक्सर होता है। वहां की आबादी 3 गुना बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव है जहां से पलायन के कारण आबादी काफी कम हो गई है। लोग शहर चले गए। बिल्कुल। अब अगर हम पुराने आंकड़ों के हिसाब से ही चुनाव कराते रहें तो उस शहर में जहां अब लाखों लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, जो कि उन पर बहुत भारी बोझ होगा। एक इंसान इतने लाखों लोगों की बात कैसे सुनेगा? सही कहा। और गांव में जहां मुट्ठी भर लोग बचे हैं, वहां भी एक प्रतिनिधि होगा। ये लोकतांत्रिक रूप से असंतुलित है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस इलाके में जितने लोग हैं, उनकी आवाज संसद या विधानसभा में उतनी ही मजबूती से पहुंचनी चाहिए। एग्जैक्टली। और इसके लिए हमें बिल्कुल ताज़ा और सटीक गिनती चाहिए। इसी सटीक गिनती के लिए ये डिजिटल जनगणना हो रही है। इस डिजिटल जनगणना से जो एकदम ताज़ा जनसंख्या का आंकड़ा मिलेगा, उसी के आधार पर यह तय होगा कि किस राज्य या किस इलाके से कितने प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए। ये तो बहुत तार्किक है। ये सुनिश्चित करता है कि हर एक वोट की कीमत बराबर रहे और लोकतांत्रिक ढांचा सही मायनों में आज की आबादी का प्रतिनिधित्व करे। इसलिए राजनीतिक और लोकतांत्रिक समानता के लिहाज से ये डेटा एक बहुत बड़े हथियार का काम करता है। ये तो हुई राजनीति और प्रतिनिधित्व की बात। लेकिन अगर हम इसे आम आदमी की जेब, सड़क, पानी की सुविधाओं या टैक्स के पैसे से जोड़ें तो क्या वहां भी कोई असर दिखेगा? बहुत बड़ा असर दिखेगा। यहाँ हमारा दूसरा मुख्य बिंदु आता है, संसाधनों का आवंटन या रिसोर्स एलोकेशन। मान लीजिए सरकार को नए अस्पताल बनाने हैं या स्कूल खोलने हैं, तो ये कैसे तय होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा? क्या ये सिर्फ राजनीतिक रसूख पर निर्भर करता है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? यहीं पर डेटा का असली विज्ञान काम आता है। इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि सरकार के पास देश के विकास के लिए एक सीमित बजट होता है। पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते? बिल्कुल नहीं। अब वो बजट हवा में या अंदाजे से नहीं बांटा जा सकता। अगर जनगणना के इस नए डिजिटल डेटा से ये पता चलता है कि किसी खास राज्य या जिले में युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, तो वहाँ फोकस युवाओं पर होना चाहिए। हाँ, तो जाहिर है वहाँ वृद्धाश्रमों से ज्यादा जरूरत नए कॉलेजों, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और रोजगार सृजन के कार्यक्रमों की है। और इसके उलट अगर किसी इलाके में बुजुर्ग ज्यादा हैं तो? वहीं अगर डेटा बताता है कि किसी दूसरे इलाके में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत ज्यादा है, तो वहां का बजट हेल्थ केयर, अस्पतालों और पेंशन योजनाओं की तरफ मोड़ना होगा। यानी कि जिस चीज की जहां जरूरत है वहीं पर पैसा लगाया जाए। ठीक यही बात है। अगर बिना डेटा के नीतियां बनेंगी तो हो सकता है कि जहां स्कूलों की जरूरत है वहां अस्पताल बना दिए जाएं और जहां अस्पतालों की जरूरत है वहां स्कूल। ये तो संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। बहुत बड़ी। जब डेटा डिजिटल रूप में 100% सटीक और तुरंत उपलब्ध होगा तो सरकारें बहुत ही चुस्त तरीके से योजनाएं बना सकेंगी। टैक्स का पैसा बिल्कुल सही जगह खर्च होगा। सही जगह और सही जरूरत के हिसाब से खर्च होगा। इससे पूरे देश के विकास की रफ्तार में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये सुनकर तो लगता है कि ये सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि देश के खजाने को सही तरीके से खर्च करने का एक स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट और पारदर्शी तरीका। और यही बात हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तक लाती है। जी, कल्याणकारी योजनाएं या वेलफेयर स्कीम्स। ये सबसे सीधा असर डालने वाला बिंदु है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसी योजनाओं पर निर्भर हैं जो सीधे उन्हें फायदा पहुंचाती हैं। जी। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जिसे हम डीबीटी कहते हैं, जिसमें सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक खाते में आता है, या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत राशन मिलता है। हाँ, राशन वाली योजनाएं। हमने हमेशा सुना है कि इन योजनाओं में बहुत लीकेज होती है। लीकेज एक बहुत बड़ी समस्या रही है। कई बार जो असली हकदार है उस तक फायदा नहीं पहुंचता और गलत लोग फायदा उठा ले जाते हैं। क्या ये डिजिटल सेंसस डेटा
इस जमीनी हकीकत को बदल सकता है। जानकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचने में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि जो डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत पुराना है या उसमें खामियां हैं। पुराने रजिस्टर वाली समस्या। हाँ, और इसके कारण घोस्ट बेनिफिशियरीज पैदा होते हैं। घोस्ट बेनिफिशियरीज, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। घोस्ट बेनिफिशियरीज यानी ऐसे लोग जो असल में मौजूद ही नहीं है। मौजूद ही नहीं है। मान लीजिए किसी परिवार में किसी सदस्य का निधन हो गया या कोई परिवार गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर चला गया, लेकिन पुराने रजिस्टर में उनका नाम अभी भी दर्ज है। अच्छा, और उनके नाम पर कोई और राशन या सब्सिडी उठा रहा है। एग्जैक्टली। ये सिस्टम का बहुत बड़ा लीकेज है। जब घर घर की ताज़ा जानकारी, परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी आमदनी का स्रोत क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, डिजिटल रूप से पोर्टल पर दर्ज होगी, तो सरकार के पास एकदम रियल टाइम डेटा होगा। सरकार के पास एक एकदम साफ और रियल टाइम तस्वीर होगी। मतलब सारा फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा क्योंकि डेटा आपस में जुड़ा होगा। बिल्कुल। इस सटीक डिजिटल डेटाबेस का इस्तेमाल करके सरकार अपनी योजनाओं को सीधे उन परिवारों के साथ जोड़ सकेगी जिन्हें सच में इसकी सख्त जरूरत है। यानी जो बीच के बिचौलिए हैं उनका काम खत्म। डीबीटी जैसी योजनाओं का पैसा सीधे और केवल सही लाभार्थियों के बैंक खातों में जाएगा। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार और लीकेज पर लगाम लगेगी, बल्कि सरकार के करोड़ों रुपए बचेंगे और वो पैसे किसी और विकास कार्य में लगाए जा सकेंगे। सही व्यक्ति तक सही समय पर सही मदद पहुंचाना, यही तो ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि 2027 की ये जनगणना सिर्फ रजिस्टर में नाम और उम्र दर्ज करने की वो पुरानी थकाऊ प्रक्रिया नहीं रह गई है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर मैं इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करूं और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए इसके मुख्य आहा मोमेंट्स को एक जगह रखूं, तो कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर आती हैं। हाँ, चलिए समेटते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत में हमने जिन शुभंकरों, प्रगति और विकास की बात की जी, वे सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि ये संदेश देते हैं कि देश के इतने बड़े काम में महिलाओं और पुरुषों की बराबर हिस्सेदारी है। ये एक बहुत ही सशक्त संदेश है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसका 100% डिजिटल होना। भारतीय प्रशासन के इतिहास में कागज से डिजिटल की ओर ये अब तक की सबसे बड़ी छलांग है। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा बिंदु, सेल्फ एन्यूमरेशन। नागरिकों का खुद अपना डेटा भरना, यानी नागरिकों को अपनी जानकारी खुद एक सुरक्षित वेब पोर्टल के जरिए भरने की आजादी मिलना। ये न सिर्फ फील्ड वर्कर्स का बोझ कम करेगा, बल्कि बिचौलियों की वजह से होने वाली गलतियों को हटाकर डेटा को बेहद सटीक बनाएगा। बिल्कुल। और अंत में, जैसा कि हमने गहराई से समझा, ये सारा डेटा विकसित भारत 2047 की नींव रखेगा। चाहे बात चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन की हो, टैक्स के पैसों के सही आवंटन की हो, या फिर गरीब से गरीब व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने की। ये डिजिटल डेटाबेस आने वाले कई दशकों तक हमारे देश की नीतियों को दिशा दिखाएगा। ये सब उन लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है जो देश में हो रहे प्रशासनिक बदलावों को करीब से समझना चाहते हैं, या जो ये जानना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था और नीतियां कैसे काम करती हैं। ये हर नागरिक से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन इस पूरी शानदार तकनीकी प्रगति और इतने विशाल डेटाबेस के निर्माण के साथ कुछ बहुत ही गंभीर और नए सवाल भी जन्म लेते हैं। इसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो सवाल क्या है? जब 1.25 अरब से भी ज्यादा लोगों का इतना सटीक, इतना व्यक्तिगत और इतना विशाल डिजिटल डेटा एक ही जगह इकट्ठा होगा, तो ये भविष्य में डेटा प्राइवेसी और डिजिटल साक्षरता की पूरी परिभाषा को कैसे बदलेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। प्राइवेसी आज के दौर में सबसे बड़ी चिंता है। क्या सेल्फ एन्यूमरेशन का ये विकल्प हमारी डिजिटल आजादी और एक नए तरह के सशक्तिकरण की शुरुआत है, या फिर इतने बड़े पैमाने पर लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखना हमारे देश के डेटा मैनेजमेंट, साइबर सुरक्षा और प्रशासनिक क्षमता के लिए अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा टेस्ट साबित होने वाला है? ये वाकई में एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तकनीक जितनी बड़ी सुविधा और आसानी लेके आती है, अपने साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी दिलाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इतने विशाल और संवेदनशील डिजिटल डेटाबेस को कैसे सुरक्षित रखा जाता है और कैसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ देश की प्रगति और लोगों की भलाई के लिए हो। यही सबसे बड़ी कसौटी होगी। जो लोग आज हमारी साथ इस चर्चा में शामिल रहे हैं, उनके लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर खुद सोचने, दोस्तों से बात करने और आगे अध्ययन करने की बहुत गुंजाइश है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि गहराई में जाकर इस ऐतिहासिक घोषणा के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश की।
मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। स्रोत सामग्री से जुड़े ये सारे तथ्य और उनका ये विश्लेषण निश्चित रूप से सुनने वालों को देश के भविष्य को देखने का एक नया नजरिया देंगे। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, अपने आसपास हो रहे बदलावों पर सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ नया जानने